नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 5 कंटेम्परेरी साउथ एशिया चल रहा है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। इंडिया और नेबर कंट्रीज के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है साउथ एशियन रीजन में, वही डिस्कस हो रहा है। तो हमने शुरू किया था पाकिस्तान से। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कौन कौन से एरियाज में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे बीच में रिलेशंस कैसे मेंटेन हो रहा है, उसके बारे में देखा। इसके बाद हम बांग्लादेश के बारे में देखे। फिर पिछले क्लास में हम इंडिया और नेपाल के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है और जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किए। अगला है इंडिया एंड श्रीलंका। वैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में कोई लैंड बाउंड्री तो नहीं है। श्रीलंका हमारा क्लोजेस्ट मैरिटाइम नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। द डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर मोस्टली ओवर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन द आइलैंड नेशन। देखिए, श्रीलंका में 1980s में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सिंहलीज पीपल और श्रीलंकन तमिल पीपल के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में। हुआ क्या था और एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूं। वैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी कनेक्ट करने के लिए और एक बार बताना जरूरी है। ठीक है, देखिए, श्रीलंका भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था। 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से। श्रीलंका की डेमोग्राफी अगर आप देखोगे, करीब 70% से ज्यादा जो है सिंहलीज पीपल है। बाकी जो मेजर माइनॉरिटी है वो है श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका का नॉर्थर्न पार्ट्स में रहते हैं। ठीक है, नाउ 1948 में जैसे श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला, इसके बाद श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी ना, उसमें मेजोरिटी थी सिंहलीज पीपल। पब्लिक ऑफिसर्स को भी ज्यादा होल्ड कर रहे थे सिंहलीज पीपल। बेसिकली सिंहलीज पीपल का एक डोमिनेशन चल रहा था और वो क्या कर रहे थे, श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उन्हें ऐसे सेकेंड क्लास सिटीजन देख रहे थे और सिंहलीज को श्रीलंका का नेशनल लैंग्वेज बनाने का भी कोशिश चल रहा था। अब वो भी सी बात है, ये श्रीलंकन तमिल्स को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे। और जब प्यार की बात श्रीलंकन गवर्नमेंट समझ नहीं रहा था, तो भी सी बात है, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। और श्रीलंकन तमिल्स का प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे LTT करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, जिसका हेड थे वेलुपिल्ले प्रभाकर। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे श्रीलंकन फोर्सेस के अगेंस्ट। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगा। किस लिए? बेसिकली ये LTT को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि श्रीलंकन फोर्सेस उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं था। तो राजीव गांधी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम हेल्प करेंगे, हम एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में। तो बेसिकली एक पीस कीपिंग फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीस मेंटेन करना। तो राजीव गांधी जी का इंटेंशन ये था कि श्रीलंकन फोर्सेस को असिस्ट करके श्रीलंका में तमिल्स और सिंहलीज के बीच में, या फिर तमिल्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में पीस लाएंगे। पर हुआ क्या है दोस्तों, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और श्रीलंकन फोर्सेस ने मिलकर LTT को सप्रेस करने की कोशिश किया। करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जब वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को सप्रेस करने के लिए इस तरफ से भी थोड़ा बहुत वायलेंस करना पड़ेगा, तो वही हो रहा था। तो ये ऑपरेशन में काफी सारे तमिल्स का डेथ हुआ। अब वो भी सी बात है, इसमें से तमिल्स का एक गुस्सा हो गया किनके अगेंस्ट? इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने ही तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था ना श्रीलंका में। अब देखिए, जो तमिल्स है दोस्तों, ये तो हमारे तमिलनाडु में भी रहते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, और ये जो इंडियन तमिल्स है और श्रीलंकन तमिल्स है, इनके बीच में एक इमोशनल या फिर एक एथनिक रिलेशन है, क्योंकि श्रीलंका में तमिल्स पहुंचे हैं इंडिया का तमिलनाडु से, क्योंकि काफी पहले से इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी है दोस्तों। चोलाचेरा पांड्या के टाइम से और इवन अशोका के टाइम से एक्चुअली इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्शन है। काफ़ी सारे लोग जो है तमिलनाडु से श्रीलंका गए हैं, उधर ही सेटल भी हुआ है। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स अपने टी एस्टेट्स, कॉफ़ी एस्टेट्स वगैरह में काम करवाने के लिए तमिलनाडु से या फिर इंडिया से कई सारे लोगों को लेके गए थे। तो जब तमिल्स के अगेंस्ट ये अट्रोसिटीज हो रहा था श्रीलंका में, तो इंडिया में जो तमिल्स है उनका भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया और ये LTT का कुछ स्लीपर सेल्स तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहा था। स्लीपर सेल्स मतलब क्या होता है? मतलब आपको लगेगा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्टिव है, अंडरग्राउंड वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होगा। तो इस तरह LTT का कई सारे स्लीपर सेल्स तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहा था, जिन्होंने प्लान बनाया था राजीव गांधी जी को असैसिनेट करने का। और वही हुआ दोस्तों, तमिलनाडु में श्री पेरुम्बतूर करके एक जगह में जब राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आए थे, तब एक सुइसाइड अटैक से उन्हें LTT मारा था। ठीक है, तो
तब से इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहा है। इसके बाद श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा इंटरवेन नहीं किया है। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने का जो आइडिया था राजीव गांधी जी का, वो एक ब्लंडर था। क्योंकि देखिए, श्रीलंका का इंटरनल अफेयर्स था और श्रीलंकन तमिल्स को सप्रेस करने के लिए या फिर एलटीटी को सप्रेस करने के लिए श्रीलंकन फोर्सेस का मदद करना पड़ा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, जिससे श्रीलंकन तमिल्स का और इंडियन तमिल्स का सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया और हमारा एक वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर हमें खोना पड़ा है। पर प्रॉब्लम यह भी है दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में बेसिकली जब तमिल्स की बात आती है ना, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ता है, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना चाहिए। अभी भी श्रीलंका में नॉर्थर्न पार्ट्स में जब भी तमिल पीपल के कुछ बात होती है, तब इंडिया में जो तमिल है या फिर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, श्रीलंकन इश्यू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना मतलब नहीं रख सकता, उन्हें इंटरवेन करना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु से पॉलिटिकल प्रेशर आ जाते हैं। आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है उतना, क्योंकि आज जो एनडीए की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, उन्हें तमिलनाडु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के उतना सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पर पहले ऐसे नहीं था, यूपीए के सरकार के टाइम पर या फिर उससे पहले जो एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, उस टाइम पर तमिलनाडु के करीब 38-39 एमपीज के सपोर्ट थे यूनियन गवर्नमेंट को। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, 1999 में क्या हुआ था। 1999 में एनडीए गवर्नमेंट था और प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस वक्त एनडीए में अन्ना डीएमके पार्टी भी था, जिसका जनरल सेक्रेटरी थी श्री जयललिता, जो उस वक्त तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी। अब जयललिता और एनडीए गवर्नमेंट के बीच में कुछ ओपिनियन डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, कुछ तमिल इश्यूज को लेके, और इसलिए वो क्या करती है, अपना सपोर्ट विड्रॉ करती है। समझ रहे हो? तो सपोर्ट विड्रॉ करने से एनडीए की जो सरकार थी वो गिर जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला दोस्तों, तमिलनाडु का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आज तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है उसका उतना सपोर्ट नहीं है एनडीए में। ठीक है, पर पहले ऐसा ही रहा दोस्तों, तमिलनाडु पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ता था श्रीलंकन इंटरनल अफेयर्स में जब भी कोई तमिल की बात आती है। पर 1987 के बाद बेसिकली हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन के बाद इंडिया ऐसा एक पॉलिसी प्रेफर करते हैं दोस्तों, जिसमें वो ज्यादा एंगेज नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ तो अब तक हमने इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली जो श्रीलंकन तमिल्स को लेके इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इश्यूज हुआ उसके बारे में डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अच्छे रिलेशन है, गुड रिलेशन है, उसके बारे में। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, इंडिया कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ये बात आपको मालूम है। फिर भी देखिए कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कुछ एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, वो अलग बात है। अब श्रीलंका के साथ जो अच्छे रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था दोस्तों। मतलब इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया एंड श्रीलंका आपस में चार्ज नहीं करते हैं। और श्रीलंका में जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुआ है ना दोस्तों, इंडिया उधर पहुंचा है उनका हेल्प करने के लिए। जैसे कि 2005 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, सॉरी 2005 में नहीं 2004 में, तो उस टाइम पर श्रीलंका का कोस्टल एरिया में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो इंडिया अपना डिसास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स को भेजे थे उनका मदद करने के लिए। और मोस्ट रिसेंटली जो फिनेंशियल इमरजेंसी हुआ श्रीलंका में, इंडिया ने ऑलरेडी $2-3 मिलियन का हेल्प किया है श्रीलंका को, और कई सारी इंडियन कंपनीज ऑलरेडी श्रीलंका में इन्वेस्ट किया है कि नहीं। और इंडिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट्स के बीच में करेंसी स्वैपिंग भी चलते हैं, ये सब के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया था। ठीक है, ये सबके बावजूद इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था रिसेंटली चाइना की वजह से। आपको शायद पता होगा चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों श्रीलंका में। ये जो हम्बनटोटा पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये एक चाइनीज़ कंपनी ने बनवा के दिया था श्रीलंका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके। अब श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि चाइनीज़ कंपनी को पूरे पैसे वापस देने का, मतलब उन्होंने जो काम किया वो पूरे पैसे श्रीलंका दे नहीं पाए, इसलिए अभी हम्बनटोटा पोर्ट पूरा लीज में दिया हुआ है चाइनीज़ कंपनी को। केवल हम्बनटोटा नहीं, और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों श्रीलंका में जो आजकल चाइनीज़ कंट्रोल में है। तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली देखा जाएगा तो एक कंसर्न। ऊपर से रिसेंटली एक चाइनीज स्पाई शिप पहुंचे थे श्रीलंकन पोर्ट में,
तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को बोला था इस चाइनीज शिप को आने नहीं देना है क्योंकि हमारे ऊपर ये स्पाई कर सकता है। पर देखिए बेचारा श्रीलंका भी क्या करे, श्रीलंका ऑलरेडी एकदम गिरा हुआ है चाइना के सामने। अब चाइना जो बोलेंगे वो इनको करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है चाइना ने, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा। इसको हटा के देखोगे तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों वो बहुत अच्छे मेंटेन होते हुए आ रहा है 1948 से लेके अब तक। अगला है दोस्तों भूटान। देखिए सबसे पहले भूटान का मैप देखिए। भूटान इंडिया के 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 1 इज सिक्किम, 2 इज वेस्ट बंगाल, 3 इज अरुणाचल प्रदेश, 4 इज आसाम। ठीक है, अब भूटान ऐसा एक कंट्री है दोस्तों जिसने सबसे अच्छा रिलेशंस मेंटेन किया है इंडिया के साथ। कहने के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इंडिया और भूटान के बीच में, फिर भी थोड़ा बहुत इश्यूज है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भूटान इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। इंडिया और भूटान के बीच में जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो बोल सकते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो 1949 में साइन हुआ था और 2007 में इसे रिन्यू भी किया गया था। वैसे इंडिया और भूटान के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1968 में। ठीक है, इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ इंडिया से भूटान में जो एक्सपोर्ट्स जाता है वो भूटान का टोटल इंपोर्ट्स का 77% है। मतलब भूटान इंडिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेड है दोस्तों। मतलब टोटल इंपोर्ट्स का 77% जो है वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स आता है वो है। और भूटान से जितने एक्सपोर्ट्स आते हैं ना उसका 90% से ज़्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये है इंडिया और भूटान के बीच में ट्रेड रिलेटेड जो रिलेशंस है। अगला है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। 2006 में इंडिया और भूटान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर सेक्टर। ऑलरेडी भूटान में 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है दोस्तों जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मतलब भूटान में है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और उधर से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी कोऑपरेशन है इंडिया और भूटान के बीच में। काफ़ी सारे भूटानी स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं और कल्चरल एंड बुद्धिस्ट लिंक्स भी हैं। भूटानीज पिलग्रिम्स हर साल आते हैं दोस्तों हमारा बोध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरी जैसे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। और करीब 60,000 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स भूटान में रह रहे हैं दोस्तों। मैक्सिमम लोग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन एंड रोड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और अगर कोविड-19 असिस्टेंस की बात करें, हमने भूटान को भी वैक्सीन सप्लाई किए थे। और दोनों कंट्रीज सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वैसे सार्क के बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ भूटान का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों इंडिया के लिए। जैसे कि मैंने आपको नेपाल के बारे में बताया था, भूटान भी एक बफर कंट्री की तरह है, चाइना और इंडिया के बीच में है। तो नेपाल, भूटान जैसे कंट्रीज जो है एक बफर स्टेट की तरह है इंडिया के लिए। चाइना से डायरेक्ट अग्रेशन नहीं होगा ये दो कंट्रीज की वजह से। तो ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम वापस टेक्स्ट बुक पर आते हैं। देखिए अब तक मैंने आपको थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात बताया, इंडिया और भूटान के बीच में जो रिलेशंस है इसका एक ओवरव्यू दिया। अब हम टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। इंडिया एंजॉयस ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान टू एंड डज नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद द भूटानीज गवर्नमेंट। देखिए भूटान हमारा ऐसा एक नेबर कंट्री है जिनके साथ कोई मेजर इश्यू या मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, ऊपर से भूटान ने हमें हेल्प भी किया है। The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India। देखिए आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है कि नहीं। कई सारे ऐसे मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। तो काफ़ी सारे ऐसे मिलिटेंट आउटफिट्स है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भूटान के जंगलों में जाके कैंप्स बनाया है। तो इन आउटफिट्स को भूटान से भगाने में भूटान का जो मोनार्क है ना वो हमारा मदद किया है। तो ये बताया जा रहा है, देखिए द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट द गेरिल्लास एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। गेरिल्लास मतलब क्या होता है, जो गेरिल्ला वार करते हैं। गेरिल्ला वार के बारे में आपने सुना होगा ना, बेसिकली चुप चुप के जो अटैक करते हैं उन्हें गेरिल्ला टैक्टिक्स या गेरिल्ला वार बोलते हैं। तो इन लोगों को भूटान के जंगलों में से भगाने में भूटान के मोनार्क ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मदद किया है। एंड इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रो पावर सेक्टर में इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी अच्छे कोऑपरेशन है। काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने उनका मदद किया है।
जितने भी भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है, बेसिकली भूटान एक अपर राइपेरियन स्टेट है ना, रिवर्स वगैरह उधर से ओरिजिनेट होके इंडिया की तरफ आते हैं, तो उधर काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भूटान का मदद किया है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया और भूटान के बीच में छोटे मोटे इश्यूज तो है। भूटान के लोग भी या फिर भूटान के गवर्नमेंट भी कभी कभी ये कंप्लेंट किया है कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है करके, पर वो इतना बड़ा इशू नहीं है, तो हम उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही समझ लीजिए कि इंडिया और भूटान के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशंस है, ठीक है। अगला है दोस्तों मालदीव्स। अब मालदीव्स का लोकेशन, वैसे मालदीव्स हमारा एक मैरीटाइम नेबरिंग कंट्री है, हमारा कोई लैंड बाउंड्री नहीं है मालदीव्स के साथ। और मालदीव्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है दोस्तों, और मालदीव्स में जितने आइलैंड्स है ना वो सारे अटोल है। अटोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अटोल बेसिकली एक रिंग शेप्ड रीफ आइलैंड है, ये कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है और बीच में इस तरह लगून रहेंगे, इसे बोलते हैं अटोल। और मालदीव्स में जितने आइलैंड है आप इधर देख सकते हो कि देखिए फादी पोल्हू अटोल, माली अटोल, माली अटोल में इनका कैपिटल है, मालदीव्स का कैपिटल है बेसिकली माली, फिर फेलिदू अटोल, मलाकू अटोल, ठीक है, हुवादू अटोल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, वार्म है, कोर्डियल है। इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी किया है मालदीव्स में, जैसे कि आपने ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। बेसिकली मालदीव्स में जितने अटोल्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है, GMCD प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया था। पर यही इन्वेस्टमेंट को लेके मालदीव्स में कुछ स्केप्टिसिज्म आया था लोगों को कि इंडिया ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है मालदीव्स में करके। तो इसलिए मालदीव्स में कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए थे। आपने शायद सुना होगा इंडिया आउट कैंपेन के बारे में जो मालदीव्स में चला था। पर देखिए मालदीव्स का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनका काफ़ी अच्छे रिलेशन है दोस्तों हमारा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के साथ। और मोहम्मद सोली ने ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था उसके अगेंस्ट भी खड़ा रहा था मालदीव्स में। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो नवंबर 1988 में कुछ तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका मालदीव्स को अटैक किया था। मर्सनरीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो पैसों के चक्कर में किसी को अटैक करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो सोल्जर्स है जो पैसे बनाने के लिए दूसरे किसी को अटैक करते हैं, उन्हें आप मर्सनरी बोल सकते हैं। तो कुछ तमिल मर्सनरीज श्रीलंका से मालदीव्स को अटैक किया था, तब मालदीवियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगा था। तब हमारे इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी रिएक्ट किया था, उन सबको उधर से भगाया था। इंडिया has also contributed towards the island's economic development, tourism, fisheries, etc. कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि वो ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों दैट्स इट, अभी के लिए मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किए दोस्तों? इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है, जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, वो सबके बारे में डिस्कस किए थे। तो हमने शुरू किया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है आप सबको मालूम है, मेन तो कश्मीर इशू को लेके है। दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिकली इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का वाटर शेयरिंग कैसे होना चाहिए, उस बारे में कुछ इश्यूज है। इसके बाद हम सीधा बांग्लादेश में आए। बांग्लादेश के साथ हमारा क्या इश्यूज है? बेसिकली वाटर शेयरिंग को लेके, टीस्टा रिवर को लेके, गंगा रिवर को लेके जो वाटर शेयरिंग इश्यूज है इंडिया और बांग्लादेश के साथ, और थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है बांग्लादेश के साथ, इतना मेजर नहीं बोल सकता। फिर हम नेपाल के बारे में डिस्कस किए। वैसे नेपाल के साथ हमारे इतने कुछ इश्यूज नहीं हैं, फिर भी देखिए रिसेंटली अगर आप देखोगे लिम्पियातुरा कालापानी एरिया को लेके कुछ इश्यूज हुआ था। नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप में वो सारे एरियाज को अपना बोल दिया था, फिर इंडिया ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया, तो इसके बारे में भी बातें चल रही है। पर देखा जाएगा तो नेपाल ऐसा एक कंट्री है दोस्तों जो इंडिया के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। पर आजकल चाइना का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है नेपाल में। अगर चाइना के साथ नेपाल की दोस्ती बढ़ जाएंगे तो इंडिया के लिए कंसर्न है। अभी के हिसाब से नेपाल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल तक कुछ भी चीज़ पहुंचना है तो हमारा कोलकाता पोर्ट के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हम सब कुछ बंद करेंगे तो नेपाल को कुछ नहीं मिलेगा। पर नेपाल हमारे लिए सिग्निफिकेंट भी है। नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नेपाल एक बफर कंट्री की तरह है या फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। अगर नेपाल और चाइना के बीच में दोस्ती बढ़ जाएंगे और चाइना और इंडिया के बीच में कल के डेट में प्रॉब्लम्स और एस्केलेट होगा, तो नेपाल को ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करके चाइना इंडिया को अटैक कर सकते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ना हो। ये ना होने के लिए नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस को अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। हम जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना कम उनका चाइना के साथ रिलेशंस होगा। इसके बाद हम सीधा पहुंचे श्रीलंका। अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में वैसे
प्राइमा फेसी कोई इश्यूज तो नहीं है, ओनली इश्यू है श्रीलंकन तमिल्स को लेके, वो तो हमने इसी चैप्टर में इसी क्लास में डिस्कस किए। इसके बाद हम मालदीव्स के बारे में देखा, मालदीव्स के साथ इंडिया क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस किए। तो कुल मिला के इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, एट द सेम टाइम कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो अगले क्लास में हम क्या देखेंगे दोस्तों, अगले क्लास में साउथ एशियन रीजन में जो कोऑपरेशन है और साउथ एशियन रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया गया है, वो सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।